नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि भारत में हर प्रकाशित किताब की एक कॉपी सरकार को देना अनिवार्य होता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 और 1956 के बारे में, जो हर लाइब्रेरियन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिचय की। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान क्या होता है। तो पुस्तकों के संग्रह, संगठन और वितरण का अध्ययन। सबसे पहला वर्ड इसमें जो है वो है पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी जहाँ पुस्तक रखी जाती है, पुस्तकों का घर। और दूसरा शब्द इसमें जो है वो है विज्ञान। विज्ञान यानी किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। तो पुस्तकालय विज्ञान में हम पुस्तकों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं कि कैसे पुस्तकों का संग्रह किया जाए, उनका संगठन किया जाए एवं उनका वितरण किया जाए। इसी बात का हम अध्ययन पुस्तकालय विज्ञान में करते हैं। अब सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होते हैं? तो समाज के सभी वर्गों के लिए निःशुल्क ज्ञान का स्रोत। सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि जिस पुस्तकालय का उपयोग सभी लोग कर सकें, जो सभी के लिए खुला रहे, उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहेंगे। अब उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, सूचना एवं मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना। अब लोग पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ पे वो किताबें पढ़ेंगे जिनसे उन्हें शिक्षा मिलेगी, नई नई सूचनाएं प्राप्त होंगी एवं उनका मनोरंजन भी होगा। महत्व क्या है? साक्षरता वृद्धि। लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो साक्षर हो जाएंगे, यानी पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाएंगे। इससे हमारे लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी। अब भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी से हुई। तो हम इसका आंसर करेंगे कि भारत में 19वीं शताब्दी से हुई। कब से हुई? 19वीं सदी से हुई। ये आपको याद रखना है। उसके बाद भारतीय पुस्तकालय अधिनियम कब आया, क्यों आया और ये है क्या, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, संचालन और वित्त पोषण के लिए एक कानूनी ढांचा आवश्यक था। जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, उनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए एक कानूनी ढांचा आवश्यक था। इसीलिए भारतीय पुस्तकालय अधिनियम लाया गया। अब पुस्तकालय सेवाओं में एक रूपता और मानकीकरण की सुविधा मानकीकरण सुनिश्चित करना, यानी पुस्तकालय होते हैं वो एक समान रूप से संचालित हों, उनका पैटर्न एक जैसा रहे, उसमें सुविधाएं एक जैसी मिले, ये सब सुनिश्चित करने के लिए भी अधिनियम आवश्यक था। सरकारी वित्तीय सहायता की गारंटी के लिए विधायी आधार, यानी सरकार वित्तीय सहायता करे, इसके लिए एक गारंटी चाहिए थी। इसके लिए एक कानून बनाना आवश्यक था जिससे सरकार हमेशा हर वर्ष पुस्तकालयों के निर्माण हेतु, उनके रेगुलेशन हेतु वित्तीय सहायता दे, इसलिए भी अधिनियम आवश्यक था। नागरिकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा का अधिकार प्रदान करना। जो अब नागरिक हैं, भारत की जो जनता है, उसके लिए निःशुल्क पुस्तकालय सेवा आरंभ हो, इसलिए अधिनियम लाया गया। अब पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नियंत्रण और प्रकाशनों के संरक्षण हेतु जितने भी राइटर्स हैं जो किताब लिखते हैं, उनके ग्रंथ की कॉपी, मतलब भारत का एक पुस्तकालय जो हम आगे बढ़ेंगे उधर जमा कराना आवश्यक ही है, जिससे कि उन ग्रंथों का संरक्षण हो सके, यहाँ वो ग्रंथ संरक्षित रह सकें। ज्ञान और सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। शैक्षिक विकास और साक्षरता को बढ़ावा देना। और बिना कानून के पुस्तकालय सेवाएं अनिश्चित और संगठित रहती, इसीलिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी। अब भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। भारत में कोई केंद्रीय पुस्तकालय अधिनियम नहीं है। पुस्तकालय राज्य सूची का विषय है। तो इस अधिनियम के पूर्व भारत में कोई भी केंद्रीय पुस्तकालय अधिनियम नहीं था। पुस्तकालय राज्य सूची का विषय है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट संविधान में किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें अलग अलग विषय बांटे गए हैं राज्य एवं केंद्र के मध्य, और कुछ विषय हैं जो दोनों में कॉमन है, उनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जो पुस्तकालय है वो कौन सी सूची का विषय है? तो वो राज्य सूची का विषय है। अब पहला राज्य अधिनियम मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डॉक्टर S.R. रंगनाथन के प्रयासों से पारित किया गया था। तो पहला राज्य अधिनियम मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये 1948 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ये पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। कौन? डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ये कौन है? पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। ये बात आपको याद रखना। तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 भारत का पहला व्यवस्थित सार्वजनिक पुस्तकालय कानून था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि आज जिसको तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, उधर लागू किया गया था। ये एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य था हर नागरिक तक पुस्तकालय सुविधा पहुंचाना और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना। अब वर्तमान में यह 19+ राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। अब वो जैसे तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे 19 से अधिक राज्यों में वर्तमान में यह एक्ट लागू है। ये अलग अलग टाइम पर लाया गया। सबसे पहले कहाँ लाया गया? सबसे पहले ये एक्ट आया तमिलनाडु में 1948 में। सबसे पहले कहाँ आया? तमिलनाडु में 1948 में, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1960 में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, ऐसे ये लगातार आज वर्तमान में 19+ राज्यों में ये एक्ट लागू किया गया है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954,
उसके बाद दूसरा कानून कब आया? 1954 में। कब आया? 1954 में। इसके उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण करना। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या होती है? यानी देश में जो भी किताबें छपती हैं उनकी पूरी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करना, इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें किसी भी देश में प्रकाशित सभी पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशन की जानकारी व्यवस्थित रूप से दी जाती है। प्रकाशित सामग्री का स्थायी संरक्षण सुनिश्चित करना, यानी जो भी पब्लिश हुई है, जो भी आर्टिकल्स, बुक्स, जो कुछ भी पब्लिश हुआ है, उनके संरक्षण के लिए ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 लाया गया। जमा पुस्तकालयों में पुस्तकों की अनिवार्य प्रति जमा कराना। जमा पुस्तकालय क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ मतलब प्रकाशित पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्य प्रतियां जमा कराई जाती हैं, उन्हीं को जमा पुस्तकालय कहते हैं। और जमा पुस्तकालयों में पुस्तकें अनिवार्य रूप से जमा की जाए, वो कौन देखता है? वो ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 देखता है। भारतीय प्रकाशनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। अब पृष्ठभूमि क्या थी? 1954 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया है? 1954 में पारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। प्रत्येक प्रकाशक को पुस्तक की प्रति जमा कराना अनिवार्य है। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अंतर्गत। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता को मुख्य जमा पुस्तकालय बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता को क्या बनाया गया है? मुख्य जमा पुस्तकालय बनाया गया है। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छी तरीके से। यह अधिनियम प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1967 का विस्तार था। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। उसी अधिनियम का ये विस्तार माना जाता है, 1954 का लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एक्ट। अब इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो प्रत्येक प्रकाशक को अपनी पुस्तक की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता को अनिवार्य रूप से जमा करानी ही होगी। और पुस्तक प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपको जमा कराना है, और उल्लंघन किया तो जुर्माना भी लगाया जाएगा आपके ऊपर। इस अधिनियम के तहत केवल पुस्तकें शामिल थी, समाचार पत्र और पत्रिकाएं इसमें सम्मिलित नहीं थी, क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं वो डेली छपते हैं, तो कोई डेली जमा नहीं करा सकता। तो इस अधिनियम के तहत केवल पुस्तकें शामिल की गई थी। ये बात आपको याद रखना है। अब 1956 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ, और बड़ा संशोधन क्या हुआ कि इस अधिनियम का नाम ही बदल दिया गया, जिसका नाम बदल कर रखा गया पुस्तकों और समाचार पत्रों का वितरण अधिनियम। समाचार पत्रों को भी अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया कि अब आपको समाचार पत्रों की प्रति भी अनिवार्य रूप से जमा करानी पड़ेगी। जमा प्रतियों की संख्या में वृद्धि की गई कि आप इतनी प्रति जमा कराना अनिवार्य होगी, जितनी भी संख्या होगी वो हम आगे देखेंगे। दंड प्रावधानों को और सख्त बनाया गया। जो भी इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर जो दंड प्रावधान थे उन्हें और सख्त बनाया गया। और महत्वपूर्ण सुधार क्या थे? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को प्राथमिक जमा पुस्तकालय घोषित किया गया। प्रकाशकों के लिए समय सीमा निर्धारित 30 दिन, जो पहले ऐसी रही। सभी भारतीय भाषाओं के प्रकाशन शामिल, जितने भी भारतीय भाषाओं में प्रकाशन किए जाएंगे सभी को शामिल किया जाएगा। परीक्षा हेतु 1956 समाचार पत्र प्लस विस्तारित दायरा, यानी कि आपको याद रखना है 1956 में क्या हुआ? समाचार पत्रों को भी शामिल किया गया और 1954 के अधिनियम को और विस्तृत कर दिया गया। यहाँ पे जमा पुस्तकालय की डेफिनेशन दी गई है। जमा पुस्तकालय वे पुस्तकालय हैं जहाँ प्रकाशकों को अपनी प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। उसके बाद भारत में 4 जमा पुस्तकालय हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, कनॉट प्लेस पुस्तकालय नई दिल्ली, केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई, केंद्रीय पुस्तकालय चेन्नई। राष्ट्रीय साहित्य के संरक्षण एवं संग्रहण हेतु यह जमा पुस्तकालय बनाए गए। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका काम क्या है? राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, सभी प्रकाशनों का स्थायी संग्रह, शोधकर्ताओं को दुर्लभ सामग्री की उपलब्धता, यानी कि हमें कोई रिसर्च करनी है और उसकी बुक हमें अगर कहीं नहीं मिल रही ना, तो एक जगह जरूर मिलेगी उस बुक की कॉपी। वो कहाँ है? जमा पुस्तकालय में। किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी जिससे संबंधित कोई रिसर्च हमें करना है, तो हम जमा पुस्तकालय में जाके उसकी प्रति ढूंढेंगे तो हमें अवश्य रूप से मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण संभव, जितने भी भारत में जितने भी ग्रंथ हैं उनकी लिस्ट, प्रकाशन उद्योग का लेखा जोखा, यानी जो किताबें या समाचार पत्र पत्रिकाएं जो भी प्रकाशित किया गया है वो सब रिकॉर्ड, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान एक जगह एकत्रित किया गया है जमा पुस्तकालयों में पुस्तकों के रूप में, तो उनका संरक्षण भी इन पुस्तकालयों में किया जा रहा है। कानूनी जमा, महत्व और उपयोग। कानूनी जमा से राष्ट्रीय पुस्तकालय समृद्ध, यानी कि अनिवार्य किया गया है, तो अब जमा पुस्तकालयों में पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। सभी विषयों पर प्रकाशित की गई पुस्तकों की कॉपी आपको यहाँ मिलेगी। शैक्षणिक अनुसंधान में सहायक, वही रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च में सहायक रहेंगी बुक्स पढ़ के हम और अच्छे से अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण, यानी कि जो भी किताबें लिखी गई हैं भारत की किसी भी भाषा में, उनको दस्तावेज के रूप में लाइब्रेरी में संरक्षित किया गया है। तो ये बस वही लिखा गया है कि सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण किया गया है। उसके बाद प्रकाशकों की जवाबदेही सुनिश्चित, यानी जो ऑथर किताब छापता है उसे नियमों का पालन करना और सही जानकारी देना जरूरी है। वो कुछ भी नहीं छाप सकता। पुस्तकों के बारे में प्रकाशक की जवाबदेही सुनिश्चित करता है ये एक्ट। उसके बाद ज्ञान केंद्रीकृत भंडारण, ज्ञान का केंद्रीकृत भंडारण, यानी कि सारा जो ज्ञान है वो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाना, ये इस बात का मतलब है।
अब लाभ व सीमाएं। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण संभव है। एक जगह ऑथर अपनी किताबें जमा करा रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण हो रहा है। प्रकाशनों का स्थायी संरक्षण, शोधकर्ताओं को मुफ्त पहुँच, रिसर्चर्स जो हैं वो आसानी से यहाँ पे किताबें पढ़ सकते हैं और अपने विषय के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा, जो भी मनुष्य द्वारा जो भी पत्र लिखे गए हैं, पत्रिकाएं, किताबें, जो कुछ भी लिखा गया है वो सब का दस्तावेजीकरण यहाँ किया जा रहा है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हो रही है। सीमाएं क्या हैं? प्रवर्तन तंत्र कमजोर। तो यहाँ एक नया शब्द आता है, प्रवर्तन। प्रवर्तन तंत्र क्या है? तंत्र यानी तो सिस्टम, प्रवर्तन यानी लागू कराने का सिस्टम। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, किसी कानून या नियम को सही तरीके से लागू कराने की जो व्यवस्था है उसी को हम प्रवर्तन तंत्र कहेंगे। सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे लागू कराना भी पड़ता है। जो लागू कराने के लिए जो व्यवस्था लगती है उसको प्रवर्तन तंत्र कहते हैं। जो सिस्टम कानून को लागू कराता है उसी क्या कहते हैं? प्रवर्तन तंत्र। और क्या सीमाएं हैं? जुर्माना राशि अपर्याप्त, बहुत कम जुर्माना राशि रखी गई है। डिजिटल प्रकाशनों की अनदेखी, यानी कि जो भी पुस्तकें हैं उनको ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध कराना है। प्रकाशकों में जागरूकता की कमी, जो ऑथर हैं जो किताबें लिख रहे हैं और किताबें छपवा रहे हैं उनमें जागरूकता की कमी है। संसाधनों की भी अपर्याप्तता है। अब हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं 1956 और 1954 के एक्ट में। तो यह 1954 में क्या था? अधिनियम लाया गया था और 1956 में उस अधिनियम में क्या किया गया? संशोधन किया गया। 1954 के एक्ट में केवल पुस्तकों को शामिल किया गया, फिर संशोधन करके और इसका क्षेत्र विस्तार कर दिया गया। इसमें समाचार पत्रों को भी शामिल किया गया। इसका क्या सीमित दायरा है? जमा पुस्तकालय निर्धारित, 4 जमा पुस्तकालय निर्धारित किए गए। इसमें क्या है? 1 प्रति जमा कराना और इसमें व्यापक कवरेज, यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ी अधिक पुस्तकों की प्रति जमा कराना। यानी कि ओवरऑल इस एक्ट के बारे में देखा जाए तो ये 1954 वाले एक्ट का ही एक विस्तृत दायरा है। अब हम कुछ महत्व को संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम इस अधिनियम से। पुस्तकों और समाचार पत्रों का वितरण अधिनियम 1954 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ये हम पढ़ चुके हैं, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आंसर रहेगा, या फिर हमने जो पढ़े हैं वो आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही आंसर करना। 1956 के संशोधन में क्या प्रमुख बदलाव किए गए? ये भी हम पढ़ चुके हैं। विस्तार कर दिया गया जमा पुस्तकालयों का। उसके बाद टैक्स की राशि भी बढ़ा दी गई, और भी जो हम पढ़ चुके हैं। जमा पुस्तकालयों की सूची जो कि 4 हैं जिनके नामों पर दिए गए थे, आप देख लेना। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का महत्व समझाइए, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1954 और 56 के अधिनियम में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी हमने देख लिया था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने वाले प्रथम राज्य का नाम बताइए, तो कौन था? तमिलनाडु था। लाइब्रेरी सेस क्या है? तो कुछ नहीं, ये कर होता है जो प्रकाशकों पर लगाया जाता है, क्योंकि वो इन अधिनियमों का जब उल्लंघन करते हैं तो ये जो प्रकाशक होते हैं उन पर ये लाइब्रेरी सेस लगाया जाता है। प्रकाशकों की जिम्मेदारियां वो भी हम देख चुके हैं, कब तक कितने दिनों के भीतर उन्हें अपनी पुस्तकों की प्रति लाइब्रेरी में जमा करानी होती है और उन पर वो उनकी जवाबदारी भी रहती है। सब प्रकाशकों की जिम्मेदारियां हैं।